सो गुड मॉर्निंग गाइस, और सबसे पहले विश यू वेरी हैप्पी होली टू यू ऑल। तो आज 29 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि गर्भपात शोक अवकाश यानी कि मिसकरेज ब्रीवमेंट लीव लॉ को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है। तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी न्यूजीलैंड की संसद ने सर्वसम्मति से एक नया कानून पास कर दिया है और इनमें उन महिलाओं और उनके पार्टनरों के लिए शोक भत्ते का प्रावधान किया गया है जिन्होंने गर्भपात के कारण या मृत बच्चे के जन्म के चलते अपना बच्चा खोया हो। तो इस कानून के तहत गर्भावस्था समाप्त होने पर गर्भपात की स्थिति में कर्मचारियों को 3 दिन की वैतनिक अवकाश यानी कि पेड लीव मिलेगा। और अवकाश के ये प्रावधान माताओं और उनके पार्टनर के साथ साथ ऐसे माता पिता पर भी लागू होगा जो गोद यानी कि अडॉप्शन लेने या सैरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त करना चाहते हों। तो इसी के साथ न्यूजीलैंड ऐसा करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। तो पहला कौन सा था? पहला है भारत। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। देखो, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। इसके अलावा अभी जो कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक आया था उसमें न्यूजीलैंड टॉप पे रहा था और भारत 86 नंबर पे था। और अभी जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 आया था, उसमें टॉप पे था न्यूजीलैंड और डेनमार्क। भारत उसमें 86 नंबर पे ही था। और न्यूजीलैंड की एक प्लेयर है सोफी डिवाइन, और वुमेन्स T20 में 36 गेंदों में शतक बनाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। आपको याद है आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप ये 2022 में होंगे, पहले 2021 में होने वाले थे लेकिन पोस्टपोन कर दिया, अब 2022 में होंगे न्यूजीलैंड में ही। अच्छा, नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड को कौन सी संधि अलग करती है? कुक जल संधि अलग करती है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही होगी तो। और सही स्ट्रेटेजी क्या है? ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ और जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीती एक्साइटिंग प्राइजेस। तो चलिए देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगा और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो ये जो अगला कॉम्बैट है ये 28 मार्च दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। और देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड जो कि है क्रिक एग्जाम 10। एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से, कौन सा कोड? क्रिक एग्जाम 10, इस कोड को यूज करके आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा नितिन गोखले ने। तो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर पारिकर के ऊपर ये बुक लिखी है। किसने? नितिन गोखले ने। और इस बुक का नाम क्या है? मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। अच्छा, इनके ऊपर कुछ और बुक्स न्यूज में आई थी, जैसे कि एक बुक लिखी थी वामन सुभा प्रभु ने, बुक का नाम था मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। उसके अलावा सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर ने इनके ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो जल्दी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा और ये राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा। देखो, हॉकी से आपको याद है 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे, कहाँ पे होंगे? उड़ीसा में होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम कर दिया गया। अब यहाँ पे बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश।
देखो इसकी कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है, जो कि मध्य प्रदेश की भी है। यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था, और उससे पहले उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव या जेगिरी महोत्सव भी आप उसे कह सकते हैं, वो मनाया गया था। और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव भी मनाया गया था। अभी उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया। एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा उत्तर प्रदेश ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड भी जारी किया। जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया, और युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया, और अभ्युदय योजना भी शुरू की, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना भी शुरू की, मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना भी शुरू की। उसके अलावा अभी गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग भी मिला था। महिलाओं के लिए बीसी सखी योजना भी शुरू की थी, और जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया, और इसके लोगो में जो बर्ड है वो सारस क्रेन है, जो कि यहाँ की स्टेट बर्ड है। स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, स्टेट फ्लावर पलाश है, और स्टेट ट्री अशोक का है। और उसी तरह से भी अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करा गया था। यहीं पे मेरा कोविड केंद्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, और उत्तर प्रदेश में ही किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया था। और अभी उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का भी दर्जा मिला था। और वैसे अभी वर्तमान में बात करेंगे तो भारत में टोटल 42 रामसर साइट्स हैं। 42 नंबर की बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। अभी पिलिभिट टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश का है, वो बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता उसने। वरासत अभियान यहाँ पे शुरू किया गया था। और भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये कानपुर में बनेगा। कानपुर को लेदर सिटी बोलते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से याद रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, कौन बनी है? तो आंसर होगा नीलम साहनी। तो अभी आंध्र प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव रही नीलम साहनी को नए राज्य चुनाव आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ये रमेश कुमार की जगह लेंगी। और ये जो नीलम साहनी हमने कहा ये पूर्व मुख्य सचिव रही हैं, तो यह आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव रही थी। बाकी प्रोफेसर शरद पारे हिंदी लेखक है, और अभी 2020 के व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। अनामिका ये भी हिंदी लेखिका है, और अभी इन्होंने टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। ऋतिका चोपड़ा पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 इन्होंने जीता। तो इस प्रश्न से नीलम साहनी का नाम याद रखेंगे। बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने माउंट किलिमंजारो पर 24 घंटे रुककर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा रोहताश खिलेरी और अनु यादव ने। तो अभी हरियाणा के पर्वतारोही रोहताश खिलेरी ने पर्वतारोही अनु यादव के साथ अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर, जो कि है माउंट किलिमंजारो, तो वहां पर 24 घंटे रुक करके एक रिकॉर्ड बनाया है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी और किस देश में है? तंजानिया में है। तंजानिया जिसकी कैपिटल है डोडोमा। और अभी हमने पढ़ा भी था कि माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा कौन बने थे? विराट चंद्रा। यह हैदराबाद से हैं, इनकी उम्र है 7 साल 7 ईयर्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा राज्य की सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को धर्मों के तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना को शुरू किया है, और इसके लिए गोवा सरकार ने IRCTC के साथ भी समझौता किया है। अभी राजस्थान ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया था। मध्य प्रदेश ने अभी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को शुरू किया, और उत्तर प्रदेश ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की थी। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है गोवा की, तो ये रहा मैप में गोवा। देखो गोवा की कैपिटल पणजी हो गई। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आता है एग्जाम में। मांडवी नदी के किनारे। और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और गवर्नर कौन है? गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनके पास इसका एडिशनल चार्जेस है। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज जो गोवा है वो भारत का सबसे छोटा राज्य भी है। भारत का पहला जो GI स्टोर है ये गोवा में ही खुला है। देखो याद रखना 3 डे मैं आपको बता रहा हूँ।
गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है 18 जून को। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और गोवा स्थापना दिवस 30 मई को होता है। अभी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि गोवा में शिग्मो उत्सव मनाया गया था। और हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने गोवा में श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया था। उसके अलावा आपको याद है 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये गोवा में हुआ था जनवरी में, जिसमें फोकस देश बांग्लादेश रहा था। और भारत के जो 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं वो गोवा से ही हैं, उनका नाम लियोन मेंडोन का है। याद रखना, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क विकसित किया जाएगा। गोवा में आपको मिलेगा एक कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना। यहाँ पे भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसे मोलेम नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो मिलेगा। डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपको मिलेगा। और सलीम अली से क्या याद आता है, ये जो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है ये आपको कहाँ मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सस्ती किराया आवास योजना यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम को शुरू करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार आवास बनाएगी और फिर उनको बहुत ही सस्ते दामों पर किराए पर देगी। किन्हें? जो मजदूर वर्ग हो गए, जो गरीब लोग हो गए, जो प्रवासी श्रमिक या फिर छात्र वगैरह हो गए, उन लोगों को, और बहुत ही कम दाम पर ये आवास किराए पर दिए जाएंगे उन लोगों को। तो इस योजना का नाम याद रखना, सस्ती किराया आवास योजना। शुरू किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अभी कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया था छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और अभी महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया था महाराष्ट्र ने, ये भी याद रखना। और अभी उड़ीसा से आप क्या याद रखोगे, हाँ, भारत की पहली चेस एकेडमी ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाई जाएगी। अभी लेटेस्ट ही हमने पढ़ा है, ये याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए कि दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो हैदराबाद स्थित स्टार्टअप मैत्री एक्वाटेक ने विशाखापत्तनम में दुनिया का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क और वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया है। अच्छा, हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। तो ये रहा मैप में तेलंगाना, कैपिटल हैदराबाद हो गई। हैदराबाद से आप याद रख सकते हो कि भारतीय रेलवे ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे शुरू हुआ है? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में। देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। और हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे ISO सर्टिफिकेट भी मिला था। और इसी के साथ ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर भी बना है। देखो, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव है, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। इनके पास पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेज है। अभी तेलंगाना ने कानूमा त्योहार भी मनाया था। उसके अलावा अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना था तेलंगाना। और दक्षिण भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स शुरू किए थे। और भारत का पहला जंगल पार्क कोंडे गुरे ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। किसानों के लिए रैयतु वेदिका कार्यक्रम को शुरू किया था। और इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना था। और भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया था। और तेलंगाना के जो पहले गृह मंत्री थे N नरसिम्हन रेड्डी, उनका भी निधन हो गया। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कौन सा राज्य जल्दी देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जल्दी देश में अधिकतम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वाला राज्य होगा, क्योंकि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट NCR क्षेत्र में आ रहा है, जो कि 2023 तक तैयार हो जाएगा। और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2023 तक शुरू हो जाएगा। और अभी कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल चुका है। और इस तरह से ये उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था। तो इस तरह से टोटल अगर देखेंगे 2023 तक, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे। अब बात उत्तर प्रदेश की, तो हम पढ़ ही चुके हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बताइए कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा देहरादून को।
तो देहरादून को कोविड के दौरान ई हेल्थ प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के लिए स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। तो देहरादून को माइग्रेंट ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड देहरादून को लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति तक आसानी से सुविधाओं को पहुंचाने और प्रवासियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के प्रयास के लिए दिया गया है। बाकी आप जानते हो पुणे में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया था। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को स्कोच अवार्ड मिला था। अभी हैदराबाद से आपको याद होगा 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर है हैदराबाद। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आंसर होगा गोरखपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया है। तो पूर्वांचल में ये पहला और राज्य में ये तीसरा चिड़ियाघर है और इस चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया है। अच्छा देखो, चिड़ियाघर से 2 पॉइंट आपको बताता हूँ। अभी हमने पढ़ा भी था कि हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे ISO सर्टिफिकेट मिला था और ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बना। उसी तरह अभी महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में जो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर है उसका नाम बदलकर बाला साहब ठाकरे के नाम पर रखा है। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा की? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर हिस्सा लिया और ये कोविड-19 के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा है। तो वहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश के 50 उद्यमियों को भारत आकर स्टार्टअप और नवाचार यानी कि इनोवेशन सिस्टम से जुड़ने का न्योता दिया, आमंत्रित किया उन्हें। और बांग्लादेश के छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप की भी घोषणा की। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा आपको ढाका में। प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। अभी हमने पढ़ा था बांग्लादेश के जो पहले राष्ट्रपति थे कौन? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था उन्होंने और 2019 का किन्होंने जीता था? ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद ने। उसके अलावा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया था जिसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर है। और अभी बांग्लादेश के एक न्यूज़ चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को नियुक्त किया था और उन ट्रांसजेंडर का नाम है तशर आनंद शिशिर। उसके अलावा गिद्धों के लिए सभी ज्ञात विषैली दवाओं पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना बांग्लादेश। और जुलाई में जो अभी 45वें कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होंगे उसमें फोकल थीम देश भी रहेगा बांग्लादेश। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू किया है। और बांग्लादेश के अभी शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। उसके अलावा बांग्लादेश में आपको भारतीय राजदूत मिलेंगे कौन? विक्रम दुर्रई स्वामी। और बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था UIDAI के नए CEO कौन बने? सौरभ गर्ग बने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना।